HTML के टैग को हमको डिजाइन करना होगा, उस समय हम लोग CSS का यूज करेंगे। CSS के पहले जब हम लोग HTML के टैग को डिजाइन करते थे तो हम लोग एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़े थे पहले से ही। जैसे H1 को अगर हमको मान लीजिए उसको कलर करना है तो हम लोग क्या करते थे, H1 के अंदर कलर वाली प्रॉपर्टी को यूज करके और रेड वगैरह कर देते थे, ठीक है। बैकग्राउंड कोई इमेज वगैरह डालना होता था तो बैकग्राउंड बीजी बैकग्राउंड लिखते थे और इमेज का URL लाते थे, बीजी कलर से बीजी बैकग्राउंड का कलर ऐड करते थे। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि सपोज दैट हमको H1 के लिए करना है और H2 के लिए, दोनों के लिए ग्रीन ग्रीन करना है, तो एक बार हमको H1 के पास भी टाइप करना पड़ेगा, फिर H2 में भी टाइप करना पड़ेगा। इस तरह से सपोज दैट H1 अगर 50 टाइम्स हमारे वेब पेज के अंदर आया हुआ है तो हमको 50 टाइम्स कलर की प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ेगा। किसी चीज को दूर करने के लिए CSS का यूज किया जाता है। CSS में एक ही जगह H1 को डिफाइन कर दिया जाएगा, H1 का कलर ग्रीन रहेगा। अब उस पेज में H1 चाहे जहां कहीं भी आए, n नंबर ऑफ टाइम्स, वो 50 टाइम्स आए या 1000 टाइम्स आए, एक जगह बस आपको लिखना है H1 का प्रॉपर्टी कि वो रेड रहेगा, तो हर जगह जहां भी हम लोग H1 ऐड करेंगे अपने आप वो रेड हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? ये क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ CSS। CSS के कुछ एडवांटेज होंगे, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो HTML से ही काम चल जा रहा था, ठीक है। तो पहला एडवांटेज है, यहाँ पे देखिए पहला एडवांटेज क्या है। CSS सेव टाइम। टाइम कैसे सेव करता है पता ही चल गया आपको कि अगर सपोज दैट H1 की प्रॉपर्टी हमको रेड करनी है, बैकग्राउंड को कुछ सेट करना है, तो विदाउट CSS अगर हम ये काम करेंगे तो अगर H1 वाला टैग हमारे वेब पेज के अंदर 50 टाइम्स आया तो हमको 50 टाइम्स टाइप करना पड़ेगा। लेकिन CSS का यूज करेंगे तो एक ही जगह हम डिफाइन कर देंगे कि H1 रेड कलर का होगा, तो H1 जहां पर कहीं भी हम पेज में इंसर्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी अपने आप रेड कलर की हो जाएगी। यानी हमको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, और अगर बार बार टाइप नहीं करना पड़ता है तो हमारी जो टाइम सेविंग हुआ ना, तो एक इसका एडवांटेज क्या है कि CSS हमको टाइम सेव करने का मौका मिल जाता है ताकि हम प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। दूसरा फायदा क्या है, दूसरा एडवांटेज इसका ये है, पेजेस टेक लेस टाइम टू लोड, ये वाला ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि पेज जो होता है ना वो टाइम कम लेता है। सपोज दैट आप एक वेब पेज डिजाइन कर रहे हो विदाउट CSS, if you are designing a web page without CSS, then at that time you have to type n number of times the same code। अगर H1 n number of times आया है तो उसको ग्रीन करना है, उसको रेड करना है, उसकी बैकग्राउंड सेट करनी है, वो बार बार आपको हर जगह टाइप करना पड़ेगा। तो आप जितना ही टाइप करोगे उतना ही वो HTML की फाइल की साइज जो है वो इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी ना, 3 KB 4 KB या फिर ज्यादा KB की होगी। और आपकी वेबसाइट में बहुत सारा अगर ऐसा पेज है और ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो उसको जब आप लोग ओपन करते हो, जब भी ओपन करते हो ब्राउजर में उसका, वेबसाइट में जा करके उसका, तो उसमें क्या होता है कि ओपन करते समय क्योंकि साइज ज्यादा होती है पेज की, तो वो लोड होने में भी टाइम ज्यादा लेता है। तो CSS का हम यूज करेंगे तो CSS पर तो हमको एक ही जगह लिखना है, बाकी जगह तो लिखना नहीं है। यानी एक बार हम बस लिख देंगे कलर इक्वल टू रेड, मतलब कलर रेड लिख देंगे, तो जितनी भी जगह H1 होगा वहां अपने आप वो अप्लाई हो जाएगा। तो हर जगह वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह हम टाइप नहीं करेंगे, तो टाइम भी बचेगा, साथ साथ वेब पेज का साइज भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और साइज कम होगा तो फास्टर डाउनलोडिंग होगा, जब भी उसको नेट पे कोई एक्सेस करेगा वो फास्ट डाउनलोड होगा, तुरंत उसको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगला फायदा क्या है, नेक्स्ट एडवांटेज है इजी टू मेंटेन। इजी टू मेंटेन का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो। सपोज दैट हमको हर जगह, सपोज दैट एक वेब पेज में 50 टाइम्स H1 आया और हम चाहते हैं, ठीक है, कि उसका चेंज हो जाए कोई भी चीज, या फिर कोई एक वेबसाइट है, अगर एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, तो एक्सटर्नल CSS अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि किसी एक फाइल को बस हमको चेंज करना है और सारा का सारा वेबसाइट का कलर वगैरह, डिजाइन वगैरह, लुक वगैरह अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इजी टू मेंटेन है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो थोड़ा सा बल्कि हो जाता, हर पेज में उसने नंबर ऑफ लाइन को ऐसे सर्च करना पड़ता, फिर वहां पे क्लिक करना पड़ता, वहां टाइप करना पड़ता, इस तरह से कहीं हो भी सकता। अभी तो हर जगह जब एडिट करोगे तो कोई H1 में भी स्किप भी तो हो सकता है कि किसी H1 को आप रेड की जगह ग्रीन करना भूल गए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बाकी रेड रेड दिखाई दे रहा है, बाकी जगह ग्रीन दिखाई दे रहा है, और किसी एक पार्टिकुलर H1 में रेड दिखाई दे रहा है जो कि डिसिमिलर हो जाएगा। और क्योंकि जब CSS आप यूज करोगे तो उसको एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है, तो वहां पे आप रेड जैसे ही करोगे, जितने भी वेबसाइट उसका यूज कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, उस जगह पे अपने आप वेब पेज, सारे वेब पेजेस में क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। यानी कि इजी टू मेंटेन है, एक सेंट्रलाइज जगह से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट,
सुपीरियर स्टाइल टू एचटीएमएल। सुपीरियर स्टाइल टू एचटीएमएल का मतलब क्या होता है, आप लोग इसके पहले डिजाइन करने के लिए एचटीएमएल का क्या प्रॉपर्टी यूज करते थे, एट्रीब्यूट यूज करते थे, टैग का एट्रीब्यूट। अब टैग का जो एट्रीब्यूट है रेड ग्रीन ब्लू बैकग्राउंड, इसकी एक लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब फंक्शन नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा इसके एट्रीब्यूट मिलते नहीं है। लेकिन सेम चीज में जब सीएसएस में आप आएंगे तो सीएसएस में बहुत सारा एट्रीब्यूट आ जाते हैं, एनिमेशन आ जाते हैं, और भी कई सारी चीजें आती है। यानी कि इसके पास जो फंक्शन है ना, जो एट्रीब्यूट है, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वो रिच है, एचटीएमएल से ज्यादा है। ठीक है, तो आप H1 के साथ बहुत सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं सीएसएस के थ्रू, जबकि बहुत कम चीजों को अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है, जैसे उसका बैकग्राउंड कलर था या फिर बीजी कलर था या फिर बैकग्राउंड इमेज था, उसके साथ आप बहुत कम लिमिटेड सेट ऑफ एट्रीब्यूट आता था। लेकिन सीएसएस में जब जाएंगे तो आपको उसके साथ बहुत सारा मॉडिफिकेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे नए एट्रीब्यूट्स, नई प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारा एडवांटेज था। पहला क्या था, टाइम सेव करता है, दूसरा पेज जल्दी लोड होता है, तीसरा इजी टू मेंटेन होता है, और चौथा सुपीरियर और रिच स्टाइल टू एचटीएमएल। एचटीएमएल के कंपैरेटिव इसके पास एट्रीब्यूट ज्यादा होते हैं, चीजें ज्यादा होती है जिसको मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस जब भी हम लिखेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स ये होगा, दिखाई दे रहा है ना, सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। तो सीएसएस जब भी लिखा जाता है तो उसमें क्या होता है, सपोज दैट हमको H1 एक प्रॉपर्टी है, एक टैग है, हम चाहते हैं कि H1 का कलर ब्लू हो जाए और साइज 12 पिक्सल हो जाए। अब वो H1 चाहे जितने भी बार आए किसी वेब पेज में या किसी वेबसाइट में, सारा का सारा H1 जो है ब्लू कलर का हो जाए और साइज उसकी 12 पिक्सल हो जाए। तो उसको जब हम लोग लिखेंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, पहले H1 लिख देंगे, पहले हम वो चीज लिखेंगे जिसका हमको वैल्यू सेट करना है, उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस देंगे, कर्ली ब्रेसेस देने के बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी है, कलर प्रॉपर्टी है, और ब्लू उसकी क्या है, वैल्यू है। फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी है, और 12 पिक्सल क्या है, उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो जिस पे हम वो स्टाइल अप्लाई कर रहे होंगे, जैसे कि टैग, जैसे यहाँ पे हम H1 के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस पे स्टाइल सीएसएस वाला अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं, सेलेक्टर कहते हैं। तो जो भी टैग है, जैसे बॉडी टैग H1 टैग, H2 टैग, IMG टैग। IMG टैग का प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हाइट विड्थ, हम चाहते हैं जितना भी IMG के थ्रू, IMG टैग के थ्रू जितना भी पिक्चर जो है इंसर्ट किया होता है, एक स्पेसिफिक साइज हो, स्पेसिफिक हाइट हो, तो उसको चेंज करेंगे तो हमको IMG पहले लिखना पड़ेगा। फिर कर्ली ब्रेसेस, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में जैसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे IMG लिखना पड़ेगा, H1 की जगह पे IMG लिखना पड़ेगा, और ये कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद IMG का जो भी प्रॉपर्टी होता है, जैसे हाइट होता है, विड्थ होता है, ये सब लिखना पड़ेगा और वैल्यू लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो टैग, जिस टैग को हम प्रॉपर्टी देते हैं, जिस टैग पे हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं, उस टैग को क्या कहा जाता है, सेलेक्टर कहा जाता है। और यहाँ पे H1 क्या है, सेलेक्टर है। ठीक है, तो सेलेक्टर जैसे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट हमको H1 के लिए प्रॉपर्टी अगर पैराग्राफ के लिए करना है तो H1 की जगह पे P हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P हो जाएगा। ठीक है, तो P सेलेक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? फिलहाल हम H1 के लिए देख लेते हैं। उसके बाद, उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ये बताता है कि H1 की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी H1 के साथ बाइंडेड है। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रैकेट एक यहाँ हो जाएगा, एक क्लोजिंग में हो जाएगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो, जैसे ही कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन मतलब क्या है, एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू मिलकर के क्या बनते हैं, डिक्लेरेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पे कलर के लिए डिक्लेरेशन है और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली के लिए डिक्लेरेशन है, यानी ये दोनों, ये वैल्यू और ये प्रॉपर्टी मिलकर के एक डिक्लेरेशन हुआ, और ये वैल्यू और ये प्रॉपर्टी मिलकर के क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन हुआ। यानी कि यहाँ पे दो डिक्लेरेशन किया गया है, मतलब कि दो चीजें की गई है, एक कलर चेंज किया गया है, एक फॉन्ट का साइज चेंज किया गया है। तो कलर, कलर और ब्लू, कलर क्या है, कलर वो प्रॉपर्टी है और ब्लू उसकी वैल्यू है। कलर प्रॉपर्टी है, कलर कलर को डिफाइन करती है, और ब्लू उसकी वैल्यू है। जैसा वैल्यू होगा वैसा कलर होगा, ब्लू की जगह ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है। फॉन्ट साइज क्या, फॉन्ट का फेस, जो लिखने का स्टाइल होता है उसको फॉन्ट साइज कर, उसको नहीं, ये उसको फॉन्ट साइज कहते हैं। जो लिखावट होती है उसकी जो साइज होती है, पिक्सल में होती है या फिर इंच में होती है या फिर जिस भी फॉर्म में होती है, उसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट जो है छोटा होगा बड़ा होगा उसको क्या कहते हैं, फॉन्ट साइज कहते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है और 12 पिक्सल उसकी क्या है, वैल्यू है। तो ये प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है। समझ में आ गया बात? और फॉन्ट साइज और उसकी वैल्यू दोनों मिलकर के एक डिक्लेरेशन हुई, और कलर और ब्लू दोनों मिलकर के एक डिक्लेरेशन हुआ। यानी कि प्रॉपर्टी और वैल्यू का जो पेयर होता है उसको डिक्लेरेशन कहते हैं। तो हम एक साथ जितने चाहे उतने डिक्लेरेशन लगा ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि जब कलर वाला
कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद किसी दूसरे प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा तो बीच में क्या रहेगा, एक सेमीकोलन रहेगा, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन होगा, यानी हर एक डिक्लेरेशन के बाद सेमीकोलन होगा, यानी कि प्रॉपर्टी उसके बाद बीच में कॉलन रहेगा, प्रॉपर्टी के बीच में क्या रहेगा, कॉलन रहेगा, प्रॉपर्टी और वैल्यू को कौन सेपरेट करेगा, कॉलन सेपरेट करेगा, और दूसरी प्रॉपर्टी और वैल्यू को कौन सेपरेट करेगा, सेमी कॉलन सेपरेट करेगा, यानी कि हर एक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब वैल्यू और उसका प्रॉपर्टी, ये दोनों पेयर के बाद एक सेमी कॉलन जरूर रहेगा। देखो यहाँ लास्ट में भी सेमी कॉलन है, ठीक है, इसके बाद भले कुछ ना है उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में भी एक सेमी कॉलन होगा, क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्या है, CSS comment. So what do we mean by comments? Comments are those part of any programming language or anything which generally ignored by the browser or interpreter or anything else, ठीक है। तो जो ब्राउजर के थ्रू इग्नोर कर दिया जाए, मतलब हम जो भी CSS में कोडिंग लिखेंगे, जो भी CSS के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। P लिखे यानी पैराग्राफ का कुछ इफेक्ट आएगा, P कलर इक्वल टू ग्रीन लिखे तो कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है ना जो कि यूजर को समझने के लिए लिखा जाता है कि उस लाइन में, पर्टिकुलर लाइन में क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये कमेंट है, कमेंट, तो कमेंट कैसे स्टार्ट होता है, कमेंट स्टार्ट करने का तरीका ये है कि ये के बाद एस्टेरिस्क साइन, बीच में जो भी कमेंट लिखना है वो लिख लो, क्लोजिंग के समय फिर एस्टेरिस्क साइन और ये क्लोज, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख लो इजीली समझ में आ गया। तो कमेंट वो पार्ट होता है किसी भी CSS का जिसका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो केवल समझने के लिए होता है। सपोज दैट आप कुछ कोडिंग किए हैं और उस समय क्या किए हैं, ये किसी और को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू समझाना है, वो देख करके समझ जाए कि यहाँ पे हम ये चीज के बारे में कोडिंग कर रहे हैं, तो उसको कमेंट के थ्रू बता देंगे। क्यों? क्योंकि कमेंट में जो भी लिखा हुआ चीज रहेगा वो ब्राउजर के थ्रू इग्नोर कर दिया जाएगा, उसको मतलब कोडिंग में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो कमेंट के थ्रू होते हैं, या फिर आप खुद भी कोई कोडिंग कर रहे हैं तो दूसरे के लिए लिख सकते हैं कमेंट के रूप में, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो क्या हो रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद का कोड भी अगर मान लीजिए कुछ समय बाद देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा उस समय आप क्या कर रहे थे, तो आप अपने समझदारी के लिए भी लिख सकते हैं, या फिर ऑथर की डिटेल वगैरह डालने के लिए भी लिखा जा सकता है किसके द्वारा लिखा गया है, समझ में आ गया बात, ठीक है। तो कमेंट, कमेंट क्या होता है, एक फॉरवर्ड स्लैश होता है, उसके बाद एस्टेरिस्क का साइन होता है, उसके बाद जो भी टाइप करना है टाइप कीजिए, उसके बाद फिर एक एस्टेरिस्क होता है और फॉरवर्ड, यानी कि पहले ये उसके बाद ये बीच में कमेंट आपका, फिर ये स्टार और लास्ट में ये। ऐसा मत करना कि ये वाला इधर लिख देना, ये नहीं करना, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। यानी स्लैश फिर स्लैश और बीच में एस्ट्रिक एस्ट्रिक और बीच में जो लिखना है लिख दो आप। ये सिंगल लाइन है और ये क्या है, मल्टीपल लाइन है। मल्टीपल लाइन करना है तो कोई बात नहीं, पहले लाइन के सामने एक स्लैश दे दो, एस्ट्रिक दे दो, जो टाइप करना है कर लो, एंटर दबाते जाओ दबाते जाओ। उसके बाद लास्ट में जब खत्म हो रहा होगा आपका कमेंट, वहां पे एक एस्ट्रिक का साइन दो, फिर फॉरवर्ड स्लैश कर दो। तो ये मल्टीपल लाइन है, देख लो यहाँ पे, और इस वाले बॉक्स में सिंगल लाइन कमेंट है। कमेंट समझ में आ गया क्या होता है। अब इसको जब भी रन कराएंगे ना तो ये इसका मीनिंग समझेगा, इसका मीनिंग समझेगा, इसका मीनिंग समझेगा, और इस ग्रीन वाले पार्ट को क्या करेगा, जनरली इग्नोर कर देगा, बोलेगा उसको पढ़ना ही नहीं है, वो यूजर के लिए है, ब्राउजर उसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, ब्राउजर उसकी मीनिंग नहीं समझेगा। समझ में आ गया बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 वे टू इंसर्ट CSS। CSS को अब मान लीजिए हम लोग CSS समझ गए कि क्या होता है, कैसे उसको लिखा जाता है, ये भी समझ गए, लेकिन कितने तरीकों से CSS को इंसर्ट किया जा सकता है। तो CSS को 3 तरीकों से इंसर्ट किया जाता है। एक तो होता है, देखते हैं क्या है, एक होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग पहले प्रॉपर्टी यूज करते थे, एट्रीब्यूट यूज करते थे विदाउट CSS, उस समय क्या होता था, सपोज H1 का अगर आपको प्रॉपर्टी चेंज करना है तो H1 के ही शुरुआत वाले टैग में, यानी कि ओपनिंग टैग में हम लोग प्रॉपर्टी लिख देते थे। उसी तरह इनलाइन स्टाइल अगर करना हो तो यहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये H2 का स्टाइल, स्टाइल इज इक्वल टू लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स के अंदर वो लिख देंगे कलर COLOR फिर रेड, ठीक है, या फिर जो भी करना है कर दो। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे इन लाइन, ये लाइन के अंदर है, यानी कि ये सेपरेट कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पहले एट्रीब्यूट यूज करते थे उसी तरह से अगर हम यूज करना चाहते हैं, लाइन के अंदर ही यूज करना चाहते हैं तो सिंपली क्या, पहले क्या लिखते थे H1, फिर लिख देते बीजी कलर इक्वल टू समथिंग। अब क्या होगा कि CSS यूज कर रहे हैं, इन लाइन वाला यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे H1, उसके बाद स्टाइल लिखना जरूरी है। CSS जहां भी यूज हो रहा है वहां पे इन लाइन और इंटरनल में आपको स्टाइल लिखना जरूरी है। समझ में आ गया। तो ये तरीका इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको क्लियर कर दिया जाए। अब नेक्स्ट अपना है इंटरनल स्टाइल शीट। और सपोज दैट इनलाइन वाले में क्या है, इनलाइन वाले वही प्रॉब्लम, पुरानी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी कि हर जगह तुमको बार बार जाके टाइप करना पड़ेगा। हर एक देखो जो टैग के अंदर लिखा जाता है उसको इनलाइन कहते हैं,
तो इनलाइन आप करोगे तो बस एक ही फायदा होगा, क्योंकि सीएसएस के पास ज्यादा प्रॉपर्टी होता है तो आप ज्यादा चीजें अप्लाई कर पाओगे, लेकिन घाटा तो वही वाला पुराना वाला रहेगा कि उसमें भी बार बार टाइप करना था, इसमें भी बार बार टाइप करना था, फिर सीएसएस लिखने का फायदा क्या। तो सीएसएस का इंटरनल स्टाइल शीट, सपोज दैट हम किसी एक वेब पेज, कोई वेब पेज हम डिजाइन कर रहे हैं, केवल उस वेब पेज के लिए जहां जहां H1 है उसके लिए अगर कोई कोडिंग करना चाहते हैं तो हम इंटरनल का यूज करेंगे। एक ही बार उस वेब पेज में एक बार लिखेंगे, उसके बाद जहां जहां H1 हम बार बार लिखते जाएंगे, ऊपर वाला वो स्टाइल कॉपी हो जाएगा। तो इंटरनल जब स्टाइल शीट यूज करते हैं तो किसके बीच किया जाता है, तब हेड जो सेक्शन होता है, यहाँ पे देख लो, हेड सेक्शन के अंदर एक स्टाइल टैग यूज करते हैं, स्टाइल, ठीक है, और स्टाइल क्लोजिंग है, और उसके अंदर ये देखो ये वाला ढेर सारा है, देखो ये पहला वाला H1 के लिए है, दूसरा पी के लिए है, तीसरा बॉडी के लिए है, ठीक है, HR के लिए पहला HR ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कलर कॉलन रेड कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलन के बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यानी कि ये जो पार्ट है आपका, ये सारा पार्ट किसमें है, हेड वाले सेक्शन में है, हेड वाले सेक्शन में है। अब मान लो यहाँ पे कोई पी यूज किया है, यहाँ पे पी यूज किया है, देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी कलर क्या होगा, नहीं होगा, वो ऊपर से ही यहाँ पे जो डिफाइन है वहां से वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी को फेच कर लेगा। पी अगर एक बार और यूज करते हैं, दो बार यूज करते हैं, तो दोनों बार वो कहाँ से प्रॉपर्टी लेगा, यहाँ से ले लेगा। समझ में आ गया, इनको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। इन लाइन रहता तो बार बार करना पड़ता, विदाउट सीएसएस रहता तो भी बार बार करना पड़ता। समझ में आ गया। तो इनलाइन सीएसएस में बस एक ही फायदा होता है कि ज्यादा आपको सेटिंग्स मिल जाते हैं, ज्यादा फंक्शन मिल जाते हैं, लेकिन होता वो एट्रीब्यूट की तरह ही है, बार बार टाइप करना होता है। लेकिन इंटरनल वाला जो होता है वो क्या होता है, हेडिंग वाले सेक्शन में एक ही बार टाइप कर दीजिए, उसके बाद बॉडी वाले सेक्शन में जितनी बार आप पी करेंगे, जितनी बार HR करेंगे, जितनी बार H1 करेंगे, उतनी बार वो अपने आप ऊपर से जाकर के प्रॉपर्टी ले लेगा। समझ में आ गया। तो ये होता है इंटरनल स्टाइल शीट। हम लोग अपने क्लास में मेनली इसी वाले पे फोकस करेंगे, एक और होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इंटरनल स्टाइल शीट क्योंकि HTML पेज के अंदर ही है, तो ये केवल एक वेब पेज पे अप्लाई होगा, क्योंकि वेब पेज के अंदर है। समझ में आया। यानी हम अगर मेरे वेबसाइट में दो वेब पेज है और इंटरनल यूज किए, तो पहले वाले पेज जो यूज किया, तो पहले वाले के अंदर जितनी बार आएगा उतनी बार तो अप्लाई होगा, लेकिन दूसरे वाले पेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया बात। अब देखिए एक नेक्स्ट क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, सपोज दैट हम ये चाहते हैं कि हम HTML के अंदर स्टाइल शीट लिखे ही ना, हम सेपरेट एक फाइल बना ले जिसमें केवल और केवल क्या हो, स्टाइल शीट हो। तो वैसा भी स्टाइल शीट बनता है। ऐसे देखो, तो उसको कैसे ऐड किया जाता है, उसको ऐड करने के लिए ना हेड सेक्शन के अंदर ना एक ये लिंक वाला ऑप्शन यूज करते हैं। लिंक REL इक्वल टू स्टाइल शीट किया जाता है, और टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, और एचरेफ यूज किया जाता है। एचरेफ किस यूज किया जाता है, एड्रेस बताने के लिए कि वो जो CSS फाइल है, जैसे कस्टम स्टाइल डॉट CSS कहाँ पे है, उसका लिंक दे दो। अब इसमें फायदा जानते हो क्या है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में इनलाइन वाले में क्या था, जैसे एट्रीब्यूट में बार बार टाइप करना था, इनलाइन में भी बार बार टाइप करना पड़ता था। इंटरनल में क्या हुआ कि एक वेब पेज में केवल एक बार टाइप करना था, उस वेब पेज में दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरा वेब पेज बनाएंगे तो फिर टाइप करने की जरूरत है। लेकिन एक्सटर्नल वाले में क्या है कि हम एक सेपरेट फाइल ही बना लेंगे जिसका एक्सटेंशन डॉट HTML ना होकर के क्या बनेगा, डॉट CSS बनेगा। अब 4-5 वेब पेज हम बना रहे हैं, वेब पेज 1 स्टूडेंट डॉट HTML है, टीचर डॉट HTML है, क्लास डॉट HTML है, ढेर सारा हम पेज बना लिए, और सब में हमको तब इनलाइन अगर करते हैं तब भी हमको बार बार हेड सेक्शन में टाइप तो करना पड़ेगा ना। उससे बढ़िया कि आप एक्सटर्नल यूज कर ले, एक ही एक CSS का फाइल बना ले जिसके अंदर लिख दे कि H1 क्या है, H1 रेड है। अब उसको बस क्या करना है, एक लाइन बस आपको हर पेज के अंदर लिखना है हेड सेक्शन में, ये वाली लाइन, लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू CSS, ये वाली लाइन दिखाई दे रहा ना, ये वाली लाइन, बस इतना लाइन लिख देना है, तो उस वाले एक ही पेज के लिए इसमें आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे वेबसाइट में पूरा 100 पेज है, 1000 पेज है, तो सब पेज में क्या केवल लिखना है, टाइप करना है हेड सेक्शन में लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, उसके बाद एचरेफ में एड्रेस दे देना है कि कहाँ वो CSS है। इसमें एक और फायदा है, किसी दूसरे वेबसाइट पे कोई अगर CSS होस्ट है तो उसका भी लिंक हम इसमें डाल सकते हैं, उसके थ्रू भी ये पेज कर लेगा। समझ में आ गया बस। तो ये तो 3 तरीके थे, ठीक है, यही 3 तरीके थे जिसमें क्या होता था कि हम लोग स्टाइल को CSS को अप्लाई कर सकते थे। हमको मेनली इस वाले तरीके के बारे में पढ़ना है, ये इंटरनल स्टाइल से, ठीक है, लेकिन एक एक एग्जांपल हम तीनों का दे देंगे ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी हम लोग जितना भी CSS पढ़ेंगे इसके थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम एक प्रैक्टिकल के लिए आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि कैसे आप लोग मोबाइल में ही प्रैक्टिकल कर सकते हो। सबके पास तो लैपटॉप होगा नहीं ना, तो मैं उसकी व्यवस्था आप लोग को बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐप आता है, बता रहा हूँ, ये ऐप दिखाई दे रहा है आप लोग को, विजिबल है।
yes, yes, देखिए ये एक ऐप है, ये क्या है, एक ऐप है जिसका नाम है वेब मास्टर, जिसका नाम क्या है, वेब मास्टर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसका पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में ही आपको यूज कर सकते हैं, सारा चीज यूज हो जाएगा, लेकिन फ्री वर्जन में आपको ये वाला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आप पेड वर्जन भी चाहे तो खरीद सकते हैं, या फिर इसके बारे में हम क्लास के एंड में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या करना है। आपको सिंपली इस वेब सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है, और मेरे पास पेड वर्जन है। ठीक है, पेड वर्जन मेरे पास है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम इस पे टाइप करेंगे, तो क्या होने वाला है, सपोज दैट हम कोई HTML का इनलाइन वाला बता रहे हैं, इनलाइन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे आएंगे और न्यू फाइल में जाएंगे। इसको डिस्क्राइब कीजिए। न्यू फाइल में यहाँ इतना सारा फाइल एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है, HTML फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल, PHP फाइल, टेक्स्ट फाइल। देखिए, जब आप इंटरनल यूज करेंगे और इनलाइन, इंटरनल और इनलाइन जब यूज करेंगे तो आपको HTML फाइल क्रिएट करना है, और जब एक्सटर्नल यूज करना होगा तो आपको CSS यूज करना होगा, CSS में टाइप करना होगा, फिर दूसरा HTML पेज बना के उसमें लिंक कराना होगा। तो अभी हम इनलाइन और इंटरनल देखने वाले हैं, एक्सटर्नल अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है। तो हम सिंपली आपको क्या करना है, एक HTML फाइल को बनाना है। ठीक है, इतना सारा पहले से लिखा हुआ आ रहा है, हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमको शुरू से सब कुछ पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, अब कोडिंग करना शुरू करते हैं। देखिए, एच जैसे ही टाइप किए ना, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एच टाइप किया, यहाँ पे सजेशन दे रहा है, देखो इधर सजेशन दे रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट टाइप भी कर दोगे ना तो दोनों आ जाएगा। ये पेड वाला वर्जन में काम करेगा, जिसमें पेड नहीं है वो टाइप भी कर सकता है। ठीक है, और इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है क्या, हेड, एच टाइप करना है। देखो एच, और यहाँ पे हेड आया, इसको टच कर दो या फिर पूरा टाइप कर लो। ठीक है, हेड आ गया। अब इसके अंदर क्या करना है, एक सिंपल ये करना है, टी टाइटल, और यहाँ पे जो भी टाइटल आपको देना है आप दे दीजिए। CSS क्लास, CSS क्लास हम लोग का CSS क्लास है, CSS क्लास का टाइटल दे दिए। ठीक है, टाइटल के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, इनलाइन अगर देना है, इनलाइन पहले बता दे रहे हैं, वो इंटरनल बता दे रहे हैं, इनलाइन बाद में बता देंगे। ठीक है, इनलाइन बहुत आसान है, वो तो उसके अंदर ही करना है। ठीक है, या फिर देख लो, चलो चलो कर लेते हैं, पहले इनलाइन ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, बॉडी करेंगे, BODY बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे वहां टच कर देते तो बॉडी बॉडी दो ठो आ जाता है, लेकिन हम सारा टाइप करके अब बताएंगे। ठीक है, बॉडी, सपोज दैट यहाँ पे H1 है, यहाँ पे क्या है, H1 है। ठीक है, H1 है, H1। ठीक है, और यहाँ पे H1 है, उसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज हेडिंग 1। ठीक है, और H1 को क्लोज कर देंगे, क्या कर देंगे, H1 को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और H1 ले लेंगे। ठीक है, हम आपको अंतर बताने के लिए H1 ले ले रहे हैं, H1 ले ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज हेडिंग 2। ठीक है, क्लोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। ठीक है, H1 H2 हो गया आपका, बॉडी के अंदर ही रहेगा, सिंपल सी बात है। और लास्ट में क्या होगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज कीजिए इसको पहले। ठीक है, बॉडी क्लोज हो जाएगा। इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव करेंगे, अपने मेमोरी कार्ड का ये लोकेशन आपका दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी आपको सेव करना होगा, तो जैसे हम इसको किसी नाम से सेव कर दे रहे हैं, जैसे मेरा नाम VVK है तो vvk.html से सेव कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन, सेव हो गया। जब ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो आइकन है, इसको जैसे टैप आप करेंगे ना तो आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा, यानी इसके अंदर एक इनबिल्ट ब्राउजर है जो कि प्रीव्यू दिखा देगा। समझ में आ गया। तो आपको क्या करना है, क्लियर कर दे रहे हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, इस पर टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो देखो, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2। हम लोग कोई अभी इसमें कुछ भी किए नहीं है, तो ये सारा प्रीव्यू दिखा रहा है। अब हम इसको क्लोज करेंगे और यहीं पे फिर से एडिटिंग करेंगे। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे करते हैं इनलाइन, इनलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, STYL स्टाइल करना पड़ेगा, इज इक्वल टू करना पड़ेगा, और ये इन्वर्टेड कोट्स में लिखना पड़ेगा, क्या, COLOR, कॉलर, और कॉलम में क्या करना पड़ेगा, रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इन्वर्टेड कोट्स केवल इनलाइन के लिए इन्वर्टेड कोट्स यूज करना है, बाकी के लिए तो कर्ली ब्रैकेट यूज करना है। ठीक है, अगर मान लो ये चीज है, हम इसको सेव कर दिए, सेव हो गया, और इससे फिर से टाइप किए तो देखो हेडिंग 1 आ गया, हेडिंग 1 आ गया, दिस इज हेडिंग 1 और दिस इज हेडिंग 2। देखो
ये दोनों हेडिंग H1 के ही टैग में है, लेकिन इनलाइन यूज किए हैं केवल पहले वाले H1 के साथ, तो केवल पहला वाला रेड हुआ है, दूसरा वाला रेड नहीं हुआ है। दूसरा वाला अगर हमको रेड करना है तो फिर से दूसरा वाला में जाके टाइप करना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इनलाइन। इनलाइन में जब भी आप करोगे तो बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा, भले ही आप CSS यूज कर रहे हैं लेकिन बार बार टाइप करना। फायदा क्या है कि इनलाइन वाला CSS अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी, ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे। एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो ऑप्शन कम मिलेंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो ये बार बार नहीं टाइप करना पड़े, तो इसके लिए क्या ऑप्शन आया था, इसके लिए आया था इंटरनल। अब इंटरनल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, इसको हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। यहाँ पे हेड वाले सेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से हम स्टाइल क्लिक कर ले रहे हैं, स्टाइल 2 हो गया, 2 तो स्टाइल ओपनिंग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम H1 सेलेक्टर ले लेंगे। सेलेक्टर यानी जिस भी टैग को हमको कंट्रोल करना है, जिस भी टैग को हमको दिखाना है कि उस टैग के साथ प्रॉपर्टी चेंज करना है, उसको ले लेंगे। उसके साथ क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रेसेस उसके सामने लगा देंगे, ठीक है। जब कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा तो क्या करना है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखना है COLOR, कलर, और यहाँ पे क्या कॉलर लगाएंगे, ठीक है। कॉलर लगाने के बाद क्या करेंगे, RED, रेड करेंगे, ठीक है। और सेमी कॉलन लगा करके, सपोज दैट हमको केवल एक ही प्रॉपर्टी लगाना है, सेमी कॉलन लगा करके कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस पर टैग करेंगे। तो देखो अभी हम केवल एक जगह कलर किए हैं और जितनी जगह H1 था अपने आप कलर रेड हो गया। यही फायदा है CSS का। अगर मान लो सपोज दैट वहां पे कलर रेड कर दिया और यहाँ पे बाद में एक और H1 लगाते हैं, एक और क्या लगाते हैं, सॉरी यहाँ पे H1 लिखना है, यहाँ पे एक और H1 लगाते हैं, H1, ठीक है। और इसका क्या लिखते हैं, दिस इज अनदर हेडिंग, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं H1 से, ठीक है। और एक और H2 कर देते हैं, ठीक है, एक H2 कर देते हैं, H2 करते हैं, H2। अब यहाँ पे टैग चेंज हो रहा है, हम लोग केवल H1 के लिए डिफाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस इज H2, ठीक है, H2 क्लोज हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फिर से H1 यूज करेंगे, ठीक है, H1, दिस इज H1, ठीक है। और H1 क्लोज कर देंगे। अब होगा ये कि जहां जहां भी हम H1 लिखे हैं उसका कलर कहां से ले लेगा, यहाँ से कलर उसका ले लेगा, इस जगह से। यहाँ पे H1 को डिफाइन किया, H2 को तो डिफाइन किए नहीं है, और H1 को भी एक बार हम डिफाइन किए हैं। हम यहाँ पे कोई कलर बॉडी के अंदर हम कहीं भी कलर वगैरह नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जहां जहां H1 है अपने आप क्या कलर हो जाना चाहिए, कलर होना चाहिए, और H2 का कोई कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, इसको सेव कर लो। देखो जितना भी H1 था वो रेड रेड कलर का हो गया, नीचे भी एक H1 था वो भी रेड कलर का हो गया, बीच में H2 था वो H2 कलर नहीं हुआ क्योंकि H2 के बारे में हम डिफाइन ही नहीं किए हैं। तो जिसको हम डिफाइन किए वो हो गया। तो ये था इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का यूज, यानी कि इनलाइन CSS जो है कहाँ पे लिखा जाता है, इस वाले सेक्शन में, ये हेडिंग वाले सेक्शन के अंदर लिखा जाता है। हेडिंग वाले सेक्शन के अंदर, किसके अंदर लिखा जाता है, स्टाइल वाला टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। H2 को भी अगर हमको करना था तो हम क्या करेंगे, H2 को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ टाइप कर देंगे, यहाँ नीचे कर देंगे, और यहाँ पे H2 की भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देंगे। H2 क्या है, सेलेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां पर भी अब H2 आएगा उसके लिए भी काम करना शुरू कर देगा। तो H2 में क्या होगा, COLOR, कलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, BLUE, ब्लू, और सेमी कॉलन दे देना है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खत्म होगी सेमी कॉलन रहेगा, उसके बाद भले दूसरा आए या ना आए उसका मतलब नहीं है, लास्ट में सेमी कॉलन होगा। और सेमी कॉलन के बाद क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसको क्लियर कर देते हैं, कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसको सेव कर देंगे यहाँ पे, या फिर हमको रन कराएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट रन कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे रन कराएंगे, सेव करने के लिए बोला, सेव कर दो। देखो H2 जहां था उसका ब्लू कलर हो गया, बाकी रेड वन है। यानी कि अगर हम इस वाले पेज में 100 टाइम्स H1 यूज करेंगे और 200 टाइम्स H2 यूज करेंगे तो बार बार वो क्या करेगा, बार बार वो यहीं से कलर ले लेगा। बार बार हमको कलर डिफाइन की जरूरत नहीं है, यहीं से कलर ले लेगा। तो ये था, ये हमारा क्या था, ये हमारा इंटरनल था। और जो पहले हम लोग यूज किए थे वो क्या था, इनलाइन था। एक्सटर्नल हम लोग कल एग्जाम्पल में देखेंगे, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल और जितनी भी प्रॉपर्टी होती है अगले क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिकल करते रहेंगे, उसमें हम लोग इंटरनल का ही यूज करके एग्जाम्पल सेट करेंगे। इनलाइन आपको बता दिया गया, इंटरनल का एग्जाम्पल दे दिया गया, एक्सटर्नल का एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, लेकिन बाकी सारा एग्जाम्पल हम लोग इनलाइन के थ्रू करेंगे क्योंकि बुक में इनलाइन के थ्रू दिया है। समझ में आ गया, ठीक है। तो
आई थिंक ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। ये सारी रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको मिल जाएगी और यूट्यूब पे भी शेयर हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा।